मैं बहुत गरीब लड़की थी। हमारे पास खाने को पैसे ना होते थे। हमारा बाप मर चुका था और भाई कोई नहीं था। बहनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी। माँ ने कहा कि बहनों को जहेज ना दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ 4 लड़कों ने मुझे रात गुजारने के लिए 1 लाख रुपए की ऑफर की। मैं वहाँ चली गई। जब चारों लड़कों ने मेरे जिस्म से हवस पूरी कर ली तो इनका 5वां दोस्त भी आ गया। जैसे ही कमरे में आया तो इसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को सब करने में मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूं कहें कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशात इंसान को खत्म कर देती हैं। और मैं भी ना तमाम होने वाली ख्वाहिशात के सफर पर निकल पड़ी थी। मैं रात 1 बजे से इस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक और दूसरे लड़के ने भी मुझे नोच डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से कबूल किया था। ना ही मुझे अपने लिबास का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली टीसों का। 2 ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा वजूद जख्मी हो गया था। ये सोच कर मेरी रूह कांप रही थी कि मजीद 2 लड़के और मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से इन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। ये सब मैं एक भारी कीमत के होश कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात मुझे इस मकाम तक ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में 4 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे ये फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वो सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने ही लम्हों में मुझे काबू करके अपनी पूरी तरह हवस का निशाना बना लिया। ये पहली दफा था जब मैं किसी मर्द के लम्ह से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने गहरी सांस खारिज की। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है, बाहर इसके और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बिखेरने लगा। मेरे वजूद में बर्दाश्त की सख्त खत्म हो रही थी। मैं बार बार इसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो इतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे इसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वो पहले से भी ज्यादा जोश से मेरे करीब आता, इसलिए मैं इसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते इसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इससे दोबारा मौका मिला तो मेरे साथ दोबारा वक्त जरूर गुजारेगा। इसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह इसके दांतों के निशान पैबस थे। मजीद 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटे मुझे इसी तरह अपने हवस का निशाना बनाए रखा। इन लोगों ने मुझ पर जरा भी रहम नहीं किया, और आता भी क्यों। इन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी जिंदगी की सियाह तरीन रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी और जब ये चारों लड़कों ने मुझे बताया कि इनका एक 5वां दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं इन्हें इनकार कर पाती या मज़ाहमत कर सकती। जैसे ही 5वां लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर इसकी चीखें निकल गई। वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम बुशरा था और मेरी उम्र 20 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर्स करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के मुंतजिर होते। ऐसे में
मुझे ऐसी लड़की की नौकरी कहाँ हो सकती थी जिसके पास ना ही तजर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री, मगर नौकरी ढूंढना मेरी अव्वलीन जरूरत और तरजीह बन चुका था, क्योंकि अब्बा के इंतकाल ने मेरी कमर तोड़ दी थी। अब्बा घर में वाहिद कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याहे घर में मौजूद थीं। मेरी बड़ी बहन ने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी इसके बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि अब्बा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही अब्बा से इस बात पर नाराज रहती थी कि वो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर अब्बा का चेहरा हमेशा उतर जाता। बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, बुशरा तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आता था। और फिर एक रात अब्बा नींद में ही खुदा को प्यारे हो गए, और जब हम पर सुबह ये बात खुली कि अब्बा हमारे दरमियान नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि अब्बा हमारे लिए किस कदर अहम थे। जब तक वो हमारे सरों पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नजरों और रोटी जैसी बुनियादी जरूरियात से तो हम महरूम नहीं थे। अब्बा के इंतकाल की कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस वालों ने और खानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा, और मुझे समझ आ गया कि औरत के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर हजार हजार नौजवान पहले से ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई कि आधे दिन से भी ज्यादा काम करने के हो सिर्फ 6,000 रुपए मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ही अदा हो पाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजर्बा पूछते हैं। मेरा मुंह खाली रह जाता, और तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली। तो मेरी एक दोस्त के भाई के तवस्सुत से मुझे एक पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। ये शहर के एक पोश इलाके में बना हुआ पिज्जा साहिब हाउस था, जहाँ हर वक्त ही मर्दों का बहुत रश रहता था। काले रंग का चुस्त सा पेंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज्जा हाउस का नाम लिखा हुआ था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया था। इस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से तकाजे थे जो मुझे पूरे करने थे। इन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पे चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हों और वो बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर वापस लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। अब्बा की मौजूदगी में तो कभी बिला जरूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज्जा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के दरमियान इतना तंग सा लिबास पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक निहायत ही कठिन मरहला था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पे खड़ी परेशान मुझे देखकर इनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने अम्मा से कहा कि इद्दत के दिनों में वो दरवाजे तक क्यों चली आई, तो अम्मा रोते हुए कहने लगी कि बेटा बिजली के मीटर वाले आए थे और इन्होंने हमारी बिजली काट दी है। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल थक सा बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। पिछले 3 महीने से हम बिल अदा नहीं कर पाए थे और शायद इसलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। अम्मा के आंसू ने मेरे लिए फैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने अम्मा को गले लगाया और इन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी नौकरी की जगह मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा कि अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियां भी करनी है। अम्मा ने भारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी और मैं सोच रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ही ये फर्ज निभाना था। अम्मा पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं इन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने अम्मा से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 से रात 11 बजे तक है, और ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मा को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर अम्मा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि ये कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। मैंने झूठ कह दिया कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी जरूरत थी कि अम्मा ने मजीद सवालात करने के बजाय मुझे तरक्की की दुआ दी और अगले दोपहर 2 बजे ही
पिज्जा हाउस के लिए मैं रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज्जा हाउस में आकर तब्दील किया। मैनेजर ने मुझे पिज्जा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को अदब से वेलकम करोगी। और साथ ही मुझे डांट कर कहा, ये कैसे मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहां मौजूद एक दूसरी लड़की से अपने मेकअप से मेरी गहरी सी सुर्खी लगाई। वो बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पे अपना हाथ चला रही थी और इसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद ही मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी और जब वो लड़की कहने लगी कि ये लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, मैं जान गई थी ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पे खड़ी आने जाने वाले मर्दों और औरतों को वेलकम कह रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात गई, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12-1 के करीब मैं घर पहुंची थी। अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। मैंने अम्मा के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अब्बा मेरे सबसे ज्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा इनसे किसी न किसी तरह बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर दोपहर के 2 बजे घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था बल्कि एक ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा क्योंकि कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, इनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट का तबादला करना पड़ता क्योंकि ये मेरी नौकरी का तकाजा था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। ये पिज्जा हाउस मुझ जैसी वेट्रेस की वजह से चल रहा था। इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द वेट्रेस की वजह से ही आते हैं। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। इस 1 महीने में काफी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और बेमायनी खेज जुमलों का तबादला। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर इस 1 महीने में टिप के काफी पैसे जमा हो गए थे। मैंने इन्हीं पैसों से बिजली का बिल अदा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज्जा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 4 लड़के रोज ही शाम के वक्त पिज्जा हाउस आते और सबसे आखिर वाली टेबल पर बैठ जाते। वो टेबल मेरे हिस्से में थी और रोजाना मैं इनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वो चारों ही 24-25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी इनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो इनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो? मैंने हाँ कह दिया। इसने फौरन ही अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वो कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो मुस्कुरा उठा और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। रोज ही मैं इनके ऑर्डर्स लेने जाती हूँ और इनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हमारे दरमियान थोड़ी सी बेतकल्लुफी आ गई थी। दूसरा महीना भी एक पलक झपकते गुजर गया। फिर अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा कहने लगी, तो अपनी कंपनी में से लोन ले ले, कितनी तो बड़ी कंपनी है, लाख रुपए लोन मिल गया तो तेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 24 साल की हो रही थी और अम्मा इसकी तरफ से बहुत परेशान थी।
थी। अब मैं अम्मा को क्या बताती कि मैं तो पिज्जा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी। लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। अम्मा ने जब मुझे ये कहा तो मैंने इनको किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अम्मा की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी अब सारा वक्त परेशान रही और ये बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर लिया। वो मुझसे कहने लगी कि क्या बात है बुशरा, आज तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। मैंने इससे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सादगी से रुखसती कर दो। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की जरूरत क्या थी। घर आकर मैंने अम्मा को यही मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन की रुखसती कर दें, लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, हर किसी को हमारे मसाइल का इल्म नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही जहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को रुखसत कर दिया तो इसकी ससुराल वाले सारी जिंदगी इसे बातें सुनाते रहेंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ऐसी जगह बाजी की शादी करने की जरूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर अम्मा नाराज हो गई और कहने लगी, अल्लाह अल्लाह करके तेरी बहन का एक जगह से रिश्ता आया है और तो इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती, वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे और इनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया। वो ठीक ही कह रही थी कि अगर अब्बा जिंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। मैंने अम्मा को गले लगाया और इनसे वादा किया कि मैं जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहां से मिलेंगे। बाप का साया वाकई बहुत बड़ी नेमत होता है। वो अपनी जान पर खेल कर भी औलाद की जिंदगी के साथ सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी के आली में गुजर रहे थे। मैंने पिज्जा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नजरों से उसने मुझे देखा था मैं खुद ही जमीन में गड़ गई थी। लड़के अब भी रोजाना पिज्जा हाउस आते थे और मैं इनके ऑर्डर लेने गई तो इनमें से एक ने कहा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। इसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बार बार इसरार करने लगा कि मैं इसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने इससे अपना मसला बता दिया, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। आपको अपना कार्ड इसलिए तो दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं हैरत से इनके चेहरे को देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो चार अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन चारों ने फौरन ही मुझे लाख रुपए की पेशकश कर दी। मैं हैरत से आंखें फाड़े इनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगे, 1 लाख रुपए देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी इनके लिए कुछ काम आना होगा। इनकी बात सुनकर मैं ठटक गई। इन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता है। ये बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घर से ताल्लुक रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंस के कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख रुपए आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार है क्यों ना हो। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रख कर लाखों रुपए हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौट कर घर आई तो मेरी अम्मा और बहनें मेरे मुंतजिर थी। अम्मा ने बताया कि बाजी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और बाजी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में 2 शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहां 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो सकता था और अम्मा मुझ पर उम्मीद बांधे बैठी
बैठी थी। मैंने एक नजर अपनी बाची के चेहरे पर डाली, जहां बहुत अरसे के बाद मुझे खुशी की रमक नजर आ रही थी। मैं बाची के ससुराल वालों से मिली थी। वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर जहेज के कौन दुल्हन रुखसत करवाता है, वो भी इसी माशरे के अफराद है। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने अम्मा से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दे, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी मेरी जात की बर्बादी के बदले इन्हें हासिल होने वाली है। अगले दिन मैंने इन चारों लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे कि आप जरूर मान जाएंगी। इन चारों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने अम्मा को बताया कि साल के इख्तिताम की वजह से कंपनी में काम बहुत ज्यादा है, मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं इनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर अम्मा इस कदर खुश हो गई कि इन्होंने मुझे रात रुकने की इजाजत भी दे दी और मैं पिज्जा हाउस से छुट्टी लेने के बाद इन चारों लड़कों के साथ चली गई। इन चारों ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब पांचवा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर इसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भरा हुआ था और मैं अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। इसने फौरन ही मुझे अपनी बासों में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शायद इसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन मेरा जख्म वजूद मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का इन चारों का ही दोस्त था, लेकिन इसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। आज मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं इसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने अम्मा को फोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। इस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया और इसके दोस्तों से लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए थे। वो चारों बहुत अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरी ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। इस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर कर दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी कर सकती हूँ। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी और मैं इसी लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर गर्ज के मदद करने वालों की लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। पेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नजर से देखें, क्योंकि वो बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वो तंग लिबास पहनकर किसी पिज्जा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।